नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने पॉलिटी का लेक्चर अपना स्टार्ट किया था जिसमें हमने प्रस्तावना का पार्ट नंबर 1 किया था आज हम प्रियम्बल का करेंगे पार्ट नंबर 2। प्रियम्बल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम आपको पहले एक बात ध्यान से सुनिए। अपना एक 1 वीक ख़त्म हो रहा है जब से हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। अब कल संडे को एक ओपन टेस्ट रखेंगे हम सभी के लिए, जिसमें आपको अभी तक जितने भी टॉपिक कवर करवाए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और प्रियम्बल। और कल सुबह आपको लेक्चर मिल जाएगा शेड्यूल का, ठीक है जी। अनुसूचियों के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करवा दूंगी। तो संडे के इवनिंग टाइम पे या नाइट टाइम के 8 PM के करीब हम टाइम रखेंगे। 8 PM और 9 PM वो आपको हम नोटिफाई कर देंगे। आपका एक टेस्ट होगा सबको इन टॉपिक को मिलाते हुए MCQ, और जो 3 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में, हिंदी में और पंजाबी, तीनों लैंग्वेज का में आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना। ऑनलाइन क्लास होगी तो सभी जुड़िएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। आगे बढ़ते हैं, प्रियम्बल करते हैं स्टार्ट अपना। हाँ जी, प्रियम्बल को एक बार फिर से आप पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका, जिसको क्या बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतवार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा उद्देशिका के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ये हमने कल समझ लिया था, हमारा ये पॉइंट हो चुके हैं सारे। आगे बढ़ते हैं, हमने स्टार्ट करना है, स्वतंत्रता भी हो गया था हमारा, समता भी हो गया था, और बंधुत्व हमने स्टार्ट करना है बंधुत्व से। और जो आज नए हैं इस ग्रुप में, तो आप प्लीज़ इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बंधुत्व से स्टार्ट करते हैं। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मतलब कहने का कि हम भारत के क्या हैं, हमें जो नागरिकता मिली है वो किसी स्टेट की नागरिकता नहीं, जैसे मैं पंजाब से हूँ, मुझे पंजाब की नागरिकता नहीं, मुझे इंडिया की नागरिकता है। मैं भारत के किसी भी राज्य में जा सकती हूँ, मैं भारतवासी कहलाऊंगी। पंजाब वासी या किसी तरह का हमारा ड्यूल हमें सिटीजनशिप नहीं मिली हुई है, हम सारे एक ही भारत के वासी हैं और सारे क्या हैं, भाई भाई हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य कहते हैं 51A में, ठीक है जी, मौलिक कर्तव्य जो कहाँ पे कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं, 51 में लिखे हुए हैं, भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द्र और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, जो ड्यूटीज़ हैं हमारी, जो 51A में लिखी हुई है पार्ट 4 के अंदर, वो हमें क्या बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। किसी तरह के भेदभाव से धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग की जो विभिन्नताएं हैं, भेदभाव ना करके उनसे ऊपर उठो, सौहार्द्र और आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए। बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, ठीक है। दूसरा, देश की एकता और अखंडता को आपने क्या करना है, बनाए रखना है। बंधुत्व में क्या 2 बातें मुख्य हैं आपको। पहला, हर व्यक्ति का सम्मान,
ठीक है जी। किसी भी स्टेट से, किसी भी रंग का है, कोई भी भाषा बोलते हैं, किसी भी आधार पे हमें क्या है, एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना, बंधुत्व की भावना रखनी है, सबको अपना अपना हिस्सा मानना है, अपने एक देश के हम वासी हैं, सारे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, देश की एकता को बनाए रखना है, अखंडता को बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अखंडता शब्द को 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट एक बार हुई है। वो कब हुई है? 1976 में। कौन से नंबर की थी? वो 42वें नंबर की थी। और कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द? 3 शब्द। और वो क्या थे? सिस थे, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर। आप जैसे मर्जी याद कर लो, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर, 3 शब्द। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द भारतीय जो मूल संविधान में नहीं थे, उद्देशिका में मूल रूप से नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन के आते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में मूलतः नहीं था, पहले नहीं था, अब आ गया है। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है जी, और आपको पंथ निरपेक्ष दे देंगे, कोई एक और दे देंगे, लोकतांत्रिक दे देंगे। तो आपको बताना होगा भी ये शब्द तो अब जोड़ा गया, बाकी 3 पुराने हैं। कहते हैं हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है, इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है हमारे, कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे सम्मान की भी रक्षा करते हैं, हमारे इंडिविजुअलिटी की भी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो क्योंकि हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, किसी के साथ भी धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। 14 क्या कहता है, विधि के सामने सब बराबर है, ऊंच नीच कुछ नहीं मानना, कोई जाति पाति नहीं, सब क्या है, बराबर है। कोई पदाधिकारी हो चाहे कोई मजदूर हो, सब क्या विधि के सामने समक्ष क्या है, बराबर हैं सभी के सभी। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, क्या बोलता है जी, अवसर की समानता, कि सबको क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे सुनिश्चित करते हैं किन चीज़ों को, हमारे व्यक्तित्व की पवित्रता को बनाए रखते हैं और हमारे अखंडता से हम जुड़े हुए, अखंडता भंग नहीं होगी। मौलिक कर्तव्य 51 में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक को यह जिम्मेवारी होगी कि वह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। 51A में क्या बोला गया है कि भारत के हर नागरिक का ये जिम्मेवारी है कि महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी हरकत ना की जाए। आपको पता होगा ना, किसी भी महिला को अगर 15 सेकंड तक अगर लगातार स्टेयरिंग किया जाए, घूरा जाए, तो उस पर केस हो सकता है। तो मतलब आप स्त्री के सम्मान को क्या है, बनाए रखना है। आपने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जो जिससे महिला के, किसी औरत के गौरव को क्या ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, अब आपको ये भी देखना है कि उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है, प्रस्तावना के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए। जैसे NK पालकीवाला जो मैंने कल बताया था, उन्होंने क्या बोला था कि उद्देशिका क्या है, संविधान का परिचय पत्र है, इंट्रोडक्टरी पिक्चर है, उसका पत्र है, ठीक है जी। और क्या है, यहाँ पे बोला गया कि जो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। जो उद्देशिका है वो क्या है, हमारे लंबे समय से लिए जा रहे सपनों का क्या है, एक जीता जागता प्रूफ यहाँ पे आ गया, उसका विचार है, ठीक है जी। जो उद्देशिका में लिखा हुआ है जितना भी, वो क्या है, हमारे लंबे समय के लिए हुए सपनों का विचार कहाँ पे प्रस्तुत किया इन्होंने, प्रस्तावना में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों के KM मुंशी के अनुसार, अब KM मुंशी जी ने क्या बोला, सुनो ध्यान से,
प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। मतलब वो कहते हैं प्रस्तावना जो है ना वो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है जी। आगे, संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा, सुनो ध्यान से। अब अलग अलग जो दार्शनिक हैं, अलग अलग जो विचारक हैं, उनके विचार सुनना। आप वो प्रस्तावना को क्या कहकर बुलाते हैं। देखो जहाँ पे संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव, कौन, पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये याद रखना आपने नाम। इन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ओके जी। ये संविधान की आत्मा है। ठीक है जी। संविधान की कुंजी है। ठीक है जी। संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इन्होंने तो काफी सारा भर भर के बोला है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, और क्या है, संविधान का आभूषण है, गहना है। यह एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। भी संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको उसकी उद्देशिका पढ़कर ही बता सकता है। आगे, सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर ने, अर्नेस्ट बार्कर जी क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। हाँ जी, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले, संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। मतलब जिसने प्रस्तावना लिखी है ना वो कौन है, राजनीतिक बुद्धिजीवी। राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा है किसको, जिन्होंने प्रस्तावना लिखा है। यह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंजी नोट बोलते हैं। यह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में भी हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें भी इसका क्या किया, उल्लेख किया है। किसने, अर्नेस्ट बार्कर ने। अब ये नाम जो है आपको याद करने, इनकी स्टेटमेंट क्या है उद्देशिका के बारे में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, भारत के पूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला क्या मानते हैं, प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है। अब आत्मा दो बार बोल दिया। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने भी बोला है, उन्होंने क्या बोला है, कुंजी भी बोला है, आत्मा भी बोला है, संविधान का आभूषण भी बोला है। और जो हमारे न्यायाधीश हैं एम हिदायतुल्ला, उन्होंने भी क्या बोला, संविधान क्या है, यह उद्देश्य का क्या है, हमारे संविधान की आत्मा है, जिससे हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। मतलब हमारे राजनीतिक समाज में कैसा तौर तरीका होगा ये कहाँ झलकता है, उद्देशिका में झलकता है। समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, है ना, समता, बंधुता, ये सारे के सारे कहाँ दिखाई देते हैं, उद्देशिका में। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है, ठीक है जी, जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। इसमें एक ऐसा संकल्प दिखाई देता है जो किसके बाद आया है, एक क्रांति के बाद ही आया है। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। अब यहाँ देखो संविधान का ये भाग है या नहीं है, इसके रूप में भी क्या है हम देख लेते हैं। क्या कहा गया है, प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है। एक डाउट हमेशा रहता है, क्वेश्चन बना ही रहता है कि ये संविधान का भाग है या नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं बेरूबाड़ी संघ मामला एक केस है, लैंडमार्क केस है जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको कराऊंगी। बेरूबाड़ी संघ मामला क्या था, इसमें क्या बोला गया, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला
कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है। मतलब जो प्रस्तावना है ना, जो संविधान में जो चीजें लिखी है उसको दर्शाता है, उसकी एक क्या झलक दिखाई देती है इसके अंदर। ठीक है जी, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। तो क्या बोला, ये उनकी क्या है, मस्तिष्क की क्या है, दिमाग की एक कुंजी है। मतलब संविधान निर्माण करने वालों के दिमाग में उस समय भारत को लेकर क्या विचार चल रहे थे, उसके अंदर क्या लिखा उन्होंने, ये झलकता है कहाँ पर, उद्देशिका में। आगे, इसके अतिरिक्त अनुच्छेदों में प्रयोग की अवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस अवस्था के उद्देश्यों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आपको सीधे सीधे बेरूबाड़ी संघ मामला कब का है, 1960 का है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बस ये याद रख लेना है, क्या बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपनी दलील दी है इसके अंदर कि ये ऐसा है कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में जो चल रहा था उसकी झलक दिखाई देती है। आपने सीधे सीधे 3 बातें याद रखनी है। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में हुआ, उस टाइम पे क्या कहा उन्होंने कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है। जो वनडे एग्जाम होता है वो सीधा सीधा इतना ही पूछेगा, और ये ज़्यादा इतना लिखना सिर्फ ये जो यूपीएससी का जो थ्योरी लिखते हैं उसमें काम आएगा, आपके काम का नहीं है। केशवानंद भारती मामला ये देख लेते हैं। बेरूबाड़ी संघ मामले में क्या बोला कि प्रस्तावना जो है क्या नहीं है, संविधान का हिस्सा ही नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि किस मामले में बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो किसमें, बेरूबाड़ी संघ मामला, कब, 1960 में। तो आपने याद रखना है, कई बार मैचिंग करने के लिए भी देंगे आपको। केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला ये देख लेते हैं, 1973 का है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, माना इसको, आपने याद रखना है ये चीज को। ठीक है जी, यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। कि संविधान की जो उद्देशिका को पढ़कर क्या है, इसके अर्थों को जानना आसान हो जाएगा। क्या, अनुच्छेदों की व्याख्या करना, जो अनुच्छेद दे रखे हैं अंदर उनको व्याख्या करना आसान होगा अगर आप उद्देशिका पढ़ लेते हो तो। सीधा सीधा आपने याद रखना है, केशवानंद भारती मामला कब, 1973 में। ठीक है जी, क्या कहा, हाँ जी भाग है। पहले क्या बोला, बेरूबाड़ी में 1960 में क्या बोला, भाग नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती संघ मामला, भारती मामला क्या बोला, भाग है, मान लिया। आगे बढ़ते हैं, एक और लैंडमार्क केस है यहाँ पर LIC का, LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया। ये क्या कहता है जी, इसमें क्या कहा गया, LIC ऑफ इंडिया मामला, ये कब का है जी, 1995 का। में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का इंटीग्रल यानी कि आंतरिक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने आ गए। बेरूबाड़ी में क्या बोला कि संविधान का हिस्सा ही नहीं है, भाग ही नहीं है। केशवानंद में क्या बोला, संविधान का भाग है और इंटीग्रल आंतरिक भाग है। तो ये कहाँ बोला आपको, LIC मामले में। तो आपने ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आगे देखते हैं, क्या कहा, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। कि मतलब जो प्रस्तावना है वो क्या करती है, विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और न ही उसकी शक्तियों पे क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। कि मतलब विधायिका ने क्या है, ये नहीं कर सकता कि ये उपबंध क्या है, उद्देशिका में लिखा तो यहाँ से शक्ति हासिल कर दो, देखो भाई यहाँ लिखा हो, ऐसा नहीं है। यहाँ से ना तो वो शक्ति ले सकता है और ना ही उद्देशिका विधायिका की शक्तियों पे रोक लगाता है, ऐसा है। आगे देखिए, यह गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक मतलब इसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। एक तो विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है,
ठीक है जी, और न ही ये उनकी शक्तियों पे किसी तरह की रोक लगाता है। दूसरा ये है, इसे ये गैर न्यायिक है, इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते आप। हाँ जी, और अगला पॉइंट क्या है हमारा, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है या नहीं है, संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बेरोबाड़ी संघ मामले में तो कहा ये इसका पार्ट ही नहीं है और इसको मैं क्या है आप संशोधन नहीं कर सकते हो, ठीक है जी, ये कहा गया था। यहां देखते हैं, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है जी, बशर्ते, बशर्ते मतलब कंडीशन क्या है, मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए, मतलब उसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको छेड़े बिना इसको में क्या है आप संशोधन कर सकते हो, ठीक है जी। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं, इसकी मूल जो विशेषताओं हैं उनको छेड़े बिना अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप इसकी मूल विशेषताओं को छेड़ते हो ना फिर संशोधन नहीं होगा, मूल विशेषताओं को छेड़ना नहीं है आपने। आगे इनकी मूल विशेषताओं को आप संशोधित नहीं कर सकते। संशोधन वाला अमेंडमेंट वाला पार्ट कहाँ पे 368 आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है जी। अब तक प्रस्तावना को लेकर प्रस्तावना में केवल एक बार 42 में संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, सिर्फ एक बार। कब हुआ, 42वें नंबर की संशोधन था, 1976 में ये हुआ था। और इसमें क्या है 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे और इसकी मूल विशेषताओं के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। यही यहाँ पे किया गया है कि इसकी मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। आज बस इतना ही करेंगे हम प्रस्तावना को लेकर, तो अपना ये चैप्टर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।